मैं आपके सामने एक ऐसे इंसान की बहुत ही भयानक कहानी लेकर आया हूं जो उस हादसे में मरते मरते बचा है, और अगर शायद वह उस हादसे में नहीं बच पाता तो आज उसकी यह कहानी हमारे सामने भी नहीं आती। तो कहानी 5 दोस्तों की है जो अपने ऑफिस से छुट्टियां वगैरह लेकर घूमने के लिए हिमाचल में जाते हैं। अब हिमाचल में आप जानते हैं कि वह पहाड़ इलाका है, तो वहां पर अक्सर टूरिस्ट आते रहते हैं और वह पूरे देश में ही टूरिस्ट हब बन चुका है। और यह जो 5 दोस्त थे, यह हैदराबाद के रहने वाले थे और वहीं पर काम किया करते थे। ये दोस्त कॉलेज के समय से ही साथ में थे। उन्होंने साथ ही में पढ़ाई की थी। उसके बाद अलग अलग फील्ड में इन सभी की जॉब लग गई। लेकिन जब भी इनका कभी मन करता था तो ये 5 दोस्त मिलकर के बढ़िया सा प्लान बनाते थे और घूमने के लिए निकल जाया करते थे। तो एक बार उन्होंने प्लान बनाया और यह पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए हिमाचल में पहुंच गए। लेकिन हिमाचल में इनके साथ इतना भयावह हादसा हुआ कि इस हादसे में केवल एक ही दोस्त जिंदा बच सका और उसके बाकी 4 दोस्त उस पहाड़ों की माया में हमेशा हमेशा के लिए खो गए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभय है। मैं हैदराबाद में रहता यह घटना मेरी और मेरे दोस्तों की है। मेरे दोस्तों का नाम नीरव, विवेक, दीपक और आकाश था। हम सारे कॉलेज टाइम के दोस्त थे। कॉलेज खत्म होने के बाद हम सभी की जॉब लग चुकी थी और हम सभी अपने कामों में लग चुके थे। हमें जॉब पर लगे अभी 5 महीने हुए होंगे कि हमने सोचा कि चलो छुट्टी लेकर एक साथ पहले की तरह कहीं घूमने जाया जाए। हम सभी ने अपने अपने ऑफिस से 10 दिनों की छुट्टियां ली और फिर अपने घर वालों को भी इस बारे में बता दिया। हम सारे हिमाचल गए हैदराबाद से। हिमाचल का सफर काफी लंबा था। हम सारे एक बस से हिमाचल गए थे। वहां आकर हम लोगों ने एक सस्ते होटल में चेकिंग किया, क्योंकि हम लोग रहने पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते। लेकिन हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा कि वह होटल जंगल के एकदम पास हो, क्योंकि अगले दिन हमें जंगल में ट्रैकिंग करने जो जाना था। हम 5 लगभग रात के समय वहां पहुंचे, इसलिए खाना खाकर हम सारे चुपचाप सो गए। अगले दिन हम सारे नहा धोकर तैयार हुए और फिर खाना खाने के बाद हम सब अपने साथ वहां के किसी लोकल शख्स को लेकर जंगल घूमने गए। उस शख्स ने हमें बताया कि इस जंगल में कोई हिंसक जंगली जानवर नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। यह सुनकर हम सब आराम से उस जंगल में घूमने लगे। आसपास की ताजी हवा, पंछियों की आवाजें और चारों तरफ हरियाली, ये सब देखकर मन को एक सुकून मिल रहा था। हमें जंगल में घूमते घूमते लगभग 2-3 घंटे हो गए थे और अब हमें उस जंगल के रास्तों का पता चल गया था। कुछ देर ऐसे ही घूमकर हम लोग वापस होटल आ गए। जंगल की ताजी हवा हमें बहुत अच्छी लगी और अब तो हमें वहां का रास्ता भी पता चल गया था। इसलिए हमने सोचा कि अगले दिन फिर से जंगल में घूमने निकल जाएं। लेकिन हां, इस बार हम अकेले ही जाएंगे, किसी को लेकर नहीं। यह सोचकर हमने रात दोबारा काटी। अगले दिन सुबह उठते ही हम सब तैयार होकर जंगल में टहलने के लिए निकल पड़े। हम लोगों ने अपने अपने बैग में जरूरी सामान डाला और फिर जंगल के अंदर निकल पड़े। उस समय हमें नहीं पता था कि हमारा यह सफर इतना खतरनाक होने वाला है। हम सारे बातें करते हुए जंगल में निरंतर अंदर बढ़ रहे थे। हम लोगों को अब काफी समय हो गया था और अब तो थोड़ी भूख भी लगाई थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक जगह पर बैठकर कुछ खा लिया जाए। हम लोग वहां बैठकर कुछ खाने लगे। जब हम खाना खा रहे थे तो हमें किसी की फुसफुसाना इसे इग्नोर किया, लेकिन अगले ही पल वह आवाज हमें दोबारा आई। वह आवाज सुनकर अब हम थोड़ा घबरा गए थे, इसीलिए हम लोगों ने उठकर आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि पीछे जाने वाले रास्ते पर तो वह आवाज आ रही थी। हम 5 दोस्त आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद हम उस बात को भूल गए। हम लोगों ने लगभग आधा जंगल पार कर लिया था। जंगल का वह घना हिस्सा काफी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अगर हम एक हिसाब से देखें तो वह काफी डरावना भी था। कुछ आगे चलकर हमें बहते पानी की आवाज आई। हम सारे दोस्त यह सुनकर रोमांचित हो उठे और फिर उस आवाज की दिशा की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद हमें वह नदी दिखाई थी जिसमें से वह आवाज आ रही थी। हम सबने अपने अपने थर्मस में मौजूद पानी को खत्म किया और फिर नदी में से पानी भरने लगे। नदी का पानी एकदम साफ और स्वच्छ था। उसके अंदर बहती हुई मछलियां भी हमने साफ देखी थीं
हम सारे वही नदी के पास बैठकर उसकी खूबसूरती का आनंद लेने लगे। इतने में ही हमें नदी के पास एक लड़की दिखाई दी। उस लड़की की उम्र 2022 के आसपास होगी। उसने लहंगा चोली जैसा कुछ पहना था और वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। हमें देखते ही वह लड़की बोली, आप लोग कौन हैं और क्या आप यहां नए हैं? तब मेरे दोस्त नीरव ने बताया कि हम टूरिस्ट हैं, हैदराबाद से आए हैं और हम जंगल घूम रहे थे, तभी हमें यह नदी दिखाई थी। तब वह लड़की बोली, हमारा गांव पास ही में है, आप लोग वहां क्यों नहीं आते? आप लोगों को देखने के लिए वहां बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी। हम लोग भी वहां इसी इरादे से गए थे, इसलिए हमने इसके लिए हां कर दी और फिर हम लोग उस लड़की के पीछे पीछे उसके गांव तक जा पहुंचे। सच में उसका गांव काफी खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली थी, प्रदूषण का नामो निशान तक नहीं था और जैसा कि हम बचपन में अपनी किताबों में देखते थे, खूबसूरत से घर और आसपास खूबसूरत नजारा, वह सब कहानियों के दृश्यों की तरह लग रहे थे। हम सब वहां की खूबसूरती को निहार रहे थे, लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस की वह यह कि मैंने वहां पर किसी मर्द को नहीं देखा। वहां पर जितने भी लोग थे वे सब की सब औरतें ही थीं और वह सारी की सारी हमें अजीब तरह से घूर रही थीं। मुझे यह सब अजीब तो लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी तो दिन का समय है, तो हो सकता है कि गांव के सारे मर्द काम पर गए हैं, इसलिए मैंने इस पर उस समय इतना खास ध्यान नहीं दिया। हम लोग उस पूरे गांव में घूमे। इस दौरान हम जहां भी जाते वहां पर सारी औरतें हमें अजीब तरह से घूरती रहती। इसीलिए आकाश बोला, अब हमें वापस चलना चाहिए, होटल पहुंचते हुए वैसे भी रात हो जाएगी। तब वह लड़की बोली, आप लोग कौन से वाले होटल में रुके हो? हमने उसे अपने होटल का पता बता दिया। फिर उसने कहा, उस होटल पर जाने के लिए तो यहां से एक शॉर्टकट है जिससे कि बहुत जल्दी वहां तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप लोग कहें तो मैं आपको वहां छोड़ दूं। मुझे यह सब कुछ सही ना लगा क्योंकि शाम होने वाली थी और इस समय किसी जवान लड़की का ऐसे कुछ लड़कों के साथ जाना सही नहीं था। इसलिए मैंने उसे कहा, नहीं, हम खुद चले जाएंगे, आप यही रहिए, आपका हमारे साथ चलना सही नहीं रहेगा। यह सुनकर वह लड़की मुझे अजीब तरह से देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे ऐसे क्यों देख रही है। उसकी निगाहों में एक अपनापन था जो उस समय मैंने महसूस किया। वही मेरा दोस्त दीपक, जो उस लड़की को अजीब तरह से घूर रहा था, उसकी नीयत मुझे कुछ सही नहीं लगी और इसी दौरान वह बोला, अगर आप हमें छोड़ दें तो कम से कम हम रास्ता नहीं भटक, तो आप चलिए ना हमारे साथ। मैंने उन्हें काफी समझाया कि इनका हमारे साथ जाना सही नहीं है, लेकिन फिर मेरे बाकी दोस्तों ने भी दीपक का ही साथ दिया। इसके आगे मैं कुछ ना कह सका, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यह सब कुछ सही नहीं लग रहा था। खैर, वह लड़की हमारे साथ चलने पर राजी हो गई। वह हमें एक दूसरे रास्ते से लेकर जाने लगी। इस दौरान मैंने यह बात नोटिस की कि मेरे दोस्त उस लड़की को गलत निगाह से देख रहे थे। अब यह बात उस लड़की के सामने बोलना सही नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें इशारों में मना किया, लेकिन उनके ऊपर तो मेरी किसी बात का असर ही नहीं हुआ। कुछ आगे चलकर आसमान में बादल छा गए। ये देखकर मैं काफी घबरा गया क्योंकि हम लोग छतरी नहीं लाए थे और फिर ऐसे में बारिश की वजह से अगर हम भी बीमार पड़ गए तो फिर हमारा पूरा ट्रिप खराब हो जाता। इसीलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अगर बारिश हुई तो फिर हमें किसी घने पेड़ के नीचे शरण लेनी होगी, लेकिन उन्होंने तो जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। वह सारे बस चुपचाप उस लड़की को घूरे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से हम सारे एक पेड़ के नीचे रुक गए। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और फिर अब तक अंधेरा भी होने आया था। यह सब देखकर मैंने उसे लड़की से कहा, आप खामखा हमारे साथ आ गई, अब देखिए अंधेरा भी होने वाला है, हम तो फिर भी चले जाएंगे, लेकिन फिर आप घर कैसे जाएंगी? इस पर वह लड़की कुछ ना बोली, वह बस हम सभी को घूरती रही। अब यह सब मुझे काफी अजीब लगने लगा था, इसलिए मैंने उससे बोला, आप अपने घर चले जाइए, हम लोग खुद ही चले जाएंगे, वैसे भी अब ज्यादा रास्ता नहीं बचा। इतने में ही तेज आवाज में बिजली कड़की और मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन फिर अगले ही पल मैंने देखा कि मेरे दोस्त आकाश ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया था। यह देखकर
उस लड़की ने अपना हाथ झटका और कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं यहां आपकी मदद कर रही हूं और आप मेरे साथ ही छेड़खानी कर रहे हैं। इस पर मेरा दोस्त कुछ ना बोला, वह बस उस लड़की को अपनी तरफ खींचने लगा। मुझे यह सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। सच में मुझे तो उस समय उसे अपना दोस्त कहते हुए भी शर्मा रही थी। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मेरे दोस्त दीपक ने भी उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और कहा, देखो लड़की, अगर तुम हमारी बात मानोगी तो तुम्हें हम पैसा भी देंगे और तुम्हारी जान भी बच जाएगी, लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सब सुनकर मैं काफी हैरान रह गया, क्योंकि यह लोग मेरे दोस्त कम और कोई हैवान ज्यादा लग रहे थे। मैं अपने आंखों के सामने यह सब होता नहीं देख सकता था, इसलिए मैं जोर से बोल पड़ा, ये सब क्या बोल रहे हो? तुम लोग इस लड़की को छोड़ो। अब इसके आगे मैं या कोई और कुछ बोलता, वह लड़की जोर से हंसी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसी सिचुएशन में हंसना क्यों आया, लेकिन पता नहीं उस समय ऐसा क्या हुआ था कि मुझे मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा और फिर मुझे याद नहीं कि क्या हुआ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे हाथ बंधे हुए थे। मेरा सर बहुत जोर से दुख रहा था। पता नहीं क्या हुआ था मेरे साथ। उस दौरान जब मैं बेहोश हो गया था, मैंने होश में आते ही आसपास देखा। मेरे चारों दोस्त भी वहीं पर बेहोश पड़े हुए थे। हम सभी के हाथ पैर बंधे हुए थे। हमें किसी जानवर की तरह खूंटे से बांधा गया था। मैंने अपने सारे दोस्तों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे सारे थे कि उठ ही नहीं रहे थे। और फिर मैंने आसपास देखा। वह एक कच्चा घर था और उस कमरे में कोई भी फर्नीचर नहीं था। शायद वह कोई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन हां, सामने की तरफ एक जर्जर दरवाजा था जो जगह जगह से टूटा फूटा था। उस टूटे फूटे दरवाजे से झोपड़ी के बाहर का हिस्सा साफ दिख रहा था। मैं रेंगते हुए उस जर्जर दरवाजे के पास आया और झोपड़ी से बाहर का रास्ता देखने लगा। मैंने दरवाजे के टूटे हिस्से से बाहर की तरफ झांका। बाहर जो मैंने देखा, उसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि बाहर बड़ी सी समतल जगह थी। उस समतल जगह पर कुछ औरतें कुछ अजीब से कपड़ों में नाच गा रही थीं। वह गाना काफी अजीब सा था। मैंने उस तरह का गाना कभी नहीं सुना। मे भी शायद यह उनका कोई पार परी गीत हो। फिर मैंने उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हां, इस दौरान मैंने नोटिस किया कि वे औरतें जिस जगह पर नाच गा रही थीं, उनसे कुछ दूरी पर कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं और यह सारी मोमबत्ती एक खास आकृति में जलाई हुई थी, जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा सा गोल घेरा हो। उस घेरे के अंदर ही वे सारी औरतें नाच रही थीं। उन औरतों की संख्या यही कुछ 50 से 60 के आसपास होगी। जहां तक मैं लगा पा रहा था, उन सभी औरतों ने कमर पर एक झाड़ू जैसा कुछ बांधा हुआ था और इस झाड़ू के साथ ही वे सारी बैठे बैठे कोई डांस कर रही थी। यह सब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब सी वावस आ रही थी। वह सारी औरतें जब नाच रही थीं और नाचते हुए जब वह इधर उधर हटी, तो मैंने देखा उनके बीचों बीच एक औरत पालथी मारकर बैठी हुई थी। उसने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे बाकी सभी ने। अचानक कुछ देर बाद उन लोगों ने नाचना बंद कर दिया। उसके बाद पता नहीं उनके बीच में क्या बात हुई कि उसके बाद वह सारी औरतें उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी जिसमें हम सब बेहोश पड़े हुए थे। ये सब देखकर मैं काफी घबरा गया था, इसीलिए मैं रंग कर वापस उस जगह आया जहां मैं बेहोश पड़ा हुआ था और फिर वापस बेहोश होने का नाटक करने लगा। उस समय मेरी योजना तो यही थी कि मैं मौका देखते ही इनके चंगुल से भाग जाऊंगा, क्योंकि अभी तो यहां से निकलना थोड़ा मुश्किल था। खैर, वह औरतें हमारी झोपड़ी की तरफ आई। वहां आते ही 4-4 औरतों ने मिलकर हम एक एक दोस्तों को पकड़ लिया। इस दौरान मैं यह नाटक कर रहा था कि उन्हें पता ना चले कि मुझे होश आ चुका है। वह लोग हमें जबरदस्ती उठाकर उस घेरे के अंदर ले आई जिसमें थोड़ी देर पहले वह लोग नाच कर रही थी। हमारे वहां आते ही जो महिला बीचों बीच बैठी थी, वह तेज आवाज में बोली, अब इनको जगा दो, क्योंकि हमें इनकी बलि होश में देनी होती है। यह सब सुनकर मैं अंदर ही अंदर सिहर उठा था। मैं यहां घूमने फिरने के इरादे से आया था, नई दुनिया देखने के इरादे से आया था, लेकिन यहां तो यह लोग मुझे किसी दूसरी दुनिया में ही भेजने का इंतजाम कर रहे थे।
सच कहूं तो मुझे उस समय अपने दोस्तों को बचाने की बिल्कुल नहीं पड़ी थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हर इंसान अपनी जान बचाने के बारे में सोचेगा, न कि दूसरों की। और मुझे उस समय ऐसा लगने लगा था कि हमारी सिचुएशन के लिए मेरे दोस्त ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर वे लोग लार टपका हुए उस लड़की के पीछे पीछे यहां तक ना जाते तो शायद आज हम लोग अपने होटल के कमरे में चैन से सो रहे होते। खैर, एक एक करके हम सभी दोस्तों को होश में लाया गया, लेकिन मैं तो पहले से ही होश में था। लेकिन मैंने ऐसे एक्टिंग की जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं हो। होश में आते ही हम सब दोस्त हैरानी से आसपास देखने लगे। अपने सामने इतनी सारी काले कपड़ों में औरतों को देखकर हम सब घबरा गए थे। तभी मेरा दोस्त नीरव बोला, कौन हो तुम लोग और हम कहां पर हैं? सच कहूं तो उस समय मुझे मेरे दोस्त पर काफी गुस्सा आया, क्योंकि हम जिस स्थिति में थे उससे यह साफ जाहिर था कि हमारी जान खतरे में है। और ऊपर से उसके यह बेतुके सवाल, अब जो औरतें इस तरह के कपड़ों में हाथों में इतने बड़े बड़े हथियार लेकर खड़ी हैं, वह कोई सामान्य औरतें तो होगी नहीं, फिर भी ऐसे ऐसे सवाल। खैर, मैंने उनसे पूछा कि आखिर वह लोग हमारे पीछे क्यों पड़ी हैं, क्योंकि हमारी उनसे कोई जाति दुश्मनी तो थी नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं यहां पर समय लेने के लिए फालतू की बकवास कर रहा था, ताकि समय रहते मेरे दिमाग में कोई आइडिया आए। इतने में ही मेरे दोस्त ने उनमें से किसी औरत की गर्दन दबोच ली। अब उसके हाथों में वही हथियार था जो कि उस महिला के हाथ में था। उसे ऐसे देखकर वह सारी महिलाएं शायद घबरा गईं, और फिर इसी तरह हम सबको वहां से भागने का मौका मिल गया। हम लोग वहां से तेजी से भागे। हमें रास्ता तो पता नहीं था, ऊपर से अंधेरा, लेकिन वह जंगल इन औरतों से तो कम ही खतरनाक होगा। यह सोचकर हम उस जंगल में और भी अंदर की ओर जाने लगे। इस दौरान वह महिला अब भी हमारे साथ थी। मैंने अपने दोस्तों को समझाया कि इसका हमारे साथ रहना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो लड़की हमारे साथ गई थी उसने अकेले में ही हम सबको बेहोश कर दिया था। अब यह पता नहीं हमारे साथ क्या करें। मेरी यह बात उन सभी को ठीक लगी, इसीलिए हमने उस औरत को वहीं पर छोड़ दिया और फिर हम लोग आगे की तरह भागे। इस दौरान हमें पीछे से उस औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। वह बोल रही थी, तुम लोग हमसे भाग नहीं सकते, क्योंकि यह जंगल हमारा मायावी जंगल है, और तुम लोग जहां पर भी जाओगे वापस इसी जगह आओगे। इसीलिए मुझे तुम लोगों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां जान के लाले जो पड़े थे। हम लोग तेजी से जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका था, और वहां पर चंद्रमा की रोशनी के अलावा हमारे पास रोशनी करने के लिए और कुछ नहीं था। घने घने पेड़ होने के कारण चंद्रमा की रोशनी भी हम तक मुश्किल से ही पहुंच रही थी। हमारे पास भी जितना भी सामान था वह उन लोगों ने अपने पास रख लिए थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हम फिर भी लगातार चलते रहे। हम लोग चल चल कर काफी थक चुके थे। हमें तो पता भी नहीं था कि हम लोग कितनी देर से चल रहे थे, लेकिन फिर भी जान बचाने के लिए हमें चलना पड़ रहा था। लगे एक आध घंटे बाद हमने देखा कि हमारे पीछे कोई भी नहीं है। तब मेरे दोस्त आकाश ने कहा कि चलो थोड़ी देर यहीं पर आराम लिया जाए। हमें यह बात सही लगी और फिर हम सारे वहीं पर थोड़ा आराम करने लगे, क्योंकि एक तो भूख भी बहुत लगी थी, ऊपर से काफी चलकर हम थक भी गए थे, और हमें पता था कि इस जंगल के अंदर कोई खतरनाक जंगली जानवर नहीं है, इसलिए हमारी जान को भी कोई खतरा नहीं था। इसलिए न जाने कब हमें वहां पर नींद आ गई। सुबह की सूरज की किरण जैसे ही मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंख खुली। आंख खुलते ही मैंने आसपास देखा। जैसे ही मैंने अपने दोस्तों पर नजर डाली तो मेरी आंखें भय से चौड़ी हो गई, क्योंकि हम पांचों में से हमारा दोस्त नीरव गायब था। ये सब देखकर हम लोग काफी हैरान रह गए। पहले तो हमें लगा कि हो सकता है कि वह शायद बाथरूम के लिए गया है, लेकिन जब काफी समय तक भी वह नहीं आया तो हमने उसे आवाज लगानी शुरू की, लेकिन वहां पर सिवाय सन्नाटे के और कुछ नहीं था। हमें बस हमारी ही आवाज वहां से पलटकर वापस आ रही थी। हम लोग काफी घबरा गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहां चला गया, और अगर उन औरतों को लेकर ही जाना था तो अकेले नीरव को ही क्यों लेकर गई, हम सभी को भी लेकर क्यों नहीं गई। खैर,
अब हमें लगने लगा था कि शायद नीरव अब वापस हमें मिलने नहीं वाला। इसलिए हम लोगों ने अपनी अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। हमें काफी दुख हो रहा था कि हमारा दोस्त नीरव आज हमारे साथ नहीं है। सच कहूं तो उस समय मेरा मन किया था कि वापस जाते ही मैं इसके बारे में पुलिस में कंप्लेंट करके उन औरतों को जेल में चक्की पिसवा आऊंगा। लेकिन तब मुझे यह नहीं पता था कि जिन औरतों को मैं सजा दिलवाना चाहता था वह कोई आम औरतें नहीं थीं। हम सारे जंगल में काफी आगे की तरफ आने लगे। लगभग दोपहर तक चलने के बाद हमें पानी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर हमारे चेहरे पर चमक आ गई, क्योंकि सच में हमें प्यास भी काफी लगी थी। हम सभी दौड़कर उस आवाज की दिशा में उस नदी के पास आए। वहां जाकर हमने नदी का ठंडा पानी पिया। पानी पीते ही मैंने अपनी निगाहों से आसपास की जगह का मुआयना किया तो पाया कि यह वही नदी थी और इसके आसपास का एरिया भी वही था जहां हमें वह लड़की मिली थी। यह देखकर हम सब काफी खुश हुए, क्योंकि अब हम अपने होटल से ज्यादा दूर नहीं थे। भूख लगते हुए भी जीवन की आस में हम सारे लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे। लगभग 1 घंटे बाद हमें कुछ बस्ती जैसा दिखाई दिया। थोड़ा पास आकर हमने उस बस्ती को जैसे ही देखा तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि यह वही गांव था जहां पर वह लड़की हमें लेकर आई थी। यह सब देखकर हम सारे काफी घबरा गए, क्योंकि हम इन्हीं लोगों से तो बचकर भागे थे और अब दोबारा यहां पर आ गए। हम सारे वापस पीछे की तरफ भागे और हम तब तक भागते रहे जब तक कि हमारे फेफड़ों ने जवाब नहीं दे दिया। काफी देर भगाने के बाद हम सब एक जगह रुके। तब मेरे दोस्त विवेक ने कहा, यह कैसे हो सकता है? हम लोग उस गांव में वापस कैसे पहुंच सकते हैं, जबकि हम तो अपने होटल की तरफ गए थे? इस सवाल का जवाब उस समय हम में से किसी के भी पास नहीं था, इसलिए हम में से कोई कुछ ना बोला। लेकिन फिर तभी मैंने कहा, हमें अब यहां से उल्टी दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि हमारा होटल यहां से उल्टी दिशा में था। सब लोगों को मेरी बात सही लगी और फिर फेफड़ों में थोड़ा दम भरने के बाद हम लोग वापस चलने लगे। पहाड़ों पर मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, बारिश कभी भी आती जाती है। यही आज फिर हुआ। अचानक से आसमान में काले बादल घिरने लगे, जिस वजह से हम चारों को रोककर एक घने पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ी। एक तो बारिश, ऊपर से यह खतरनाक जंगल, इन सब ने हमारी मुश्किलें बढ़ा दी थीं। अब हम सारे उस पल को कोस रहे थे जब हमने यहां पर आकर ट्रैकिंग करने का प्लान बनाया। हमने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था। ऊपर से उन औरतों का डर हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लगभग 2-3 घंटे हो चुके थे और बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए हमने बारिश में ही आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि थोड़ी ही देर में रात हो जाती तो फिर हमारी मुश्किलें और बढ़ सकती थीं। हम लोग बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ने लगे। बारिश की वजह से जंगल की चिकनी मिट्टी और ज्यादा गीली पड़ गई, जिस वजह से उसमें हमारे पैरों के निशान छपने लगे। हालांकि घनी घनी घास ने हमारे पैरों के निशान छिपा दिए थे, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे यह डर खाए जा रहा था कि कहीं हमारे पैरों के निशान से वह खतरनाक औरतें हम तक पहुंच ना जाएं। लेकिन शायद उनका हमारे पीछे आने का कोई इरादा नहीं था। शाम होने लगी थी। ऊपर से काले काले बादलों ने सारे आसमान को घेरकर रात जैसा माहौल बना दिया था। हम सारे काफी देर से चल रहे थे, लेकिन अब चलने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। इसलिए हमने एक जगह रुककर आराम करने की सोची। हम सारे लोग एक घने पेड़ के नीचे बैठ गए। वैसे तो हम सारे भीगे हुए थे, लेकिन थकान के कारण हमें नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने पाया कि मेरा दोस्त आकाश वहां नहीं था। यह देखकर मैं काफी घबरा गया। मैंने हमारे बाकी दोस्तों को उठाया। उठते ही मैंने उन्हें सारी बात बताई। हम सब मिलकर आसपास ही आकाश को ढूंढने लगे। तभी हमने देखा कि बारिश रुक चुकी थी, तो विवेक बोला, शायद वह अकेले ही यहां से चला गया हो। पहले तो मुझे लगा कि वह हमें उठा सकता था, लेकिन फिर अगले ही पल मैंने सोचा कि आकाश ऐसा पहली बार नहीं कर रहा। वह अक्सर ही हमें मुसीबत में छोड़कर भागा है, इसलिए हम लोग भी उसे कोसते हुए आगे की ओर बढ़ गए। अब तक रात काफी हो चुकी थी, लेकिन हम लोग आराम करके थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे, इसीलिए आराम से चलते रहे। हमारे मन में एक डर भी बैठा हुआ था कि कहीं वह रहस्यमय औरतें हमें पकड़ ना लें। हम तीनों ही घबराते हुए आगे बढ़ रहे थे।
रात के समय वातावरण में हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कितना हो गया होगा। हम लगभग 2 दिन के भूखे थे। उस जंगल में अब तक कोई फल का पेड़ भी दिखाई नहीं दिया जिससे हम अपनी थोड़ी भूख शांत कर पाते। हम लोग काफी समय तक ऐसे ही चलते रहे कि तभी अचानक हमें दूर से कुछ रोशनी दिखाई दी। वह देखकर हमारी आंखें चमक उठीं और हम सारे पहले से ज्यादा तेजी से उस रोशनी की दिशा में बढ़ गए। जब हम उस रोशनी से थोड़ा दूर थे तब हमारे कदम वहीं ठिठक गए, क्योंकि वह कुछ और नहीं बल्कि उन्हीं रहस्यमयी औरतों का गांव था। मेरा दिल बैठे जा रहा था कि आखिर हम घूम फिर कर वापस उसी जगह कैसे आ सकते हैं। यह सोचकर हम सारे अपनी जान बचाकर वापस जंगल के अंदर भागने को हुए। लेकिन ठीक इसी दौरान हमें पीछे से अजीब से मंत्रों की आवाज सुनाई दी। वह आवाज मैं पहचानता था। वह आवाज उन्हीं रहस्यमयी औरतों की थी। हम सारे डर के मारे पलटे। पलटते ही हमने पाया कि उन्हीं के ग्रुप की कुछ औरतें हमारे पीछे खड़ी थीं। इस दौरान उनके चेहरों पर सपाट भाव थे और वे लगातार मंत्र उच्चारण करते हुए हमारी ओर बढ़ रही थी। हम में से सबसे आगे विवेक खड़ा था। दीपक ने समय न गंवा हुए उन औरतों के ऊपर धक्का दे दिया और खुद जंगल के अंदर भागा। इस दौरान मैं भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। यहां मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि दीपक यह करने वाला था, इसका अंदाजा मुझे नहीं था, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि उस समय उसकी मनोस्थिति क्या रही होगी। खैर, हम दोनों बिना पीछे देखे जंगल के अंदर भागते रहे। हमें नहीं पता था कि विवेक अब तक जिंदा भी होगा या नहीं। लगभग 15 से 20 मिनट बाद हम हाफ हुए रुके। रुकते ही मैंने दीपक को इसके लिए बहुत सुनाया कि उसकी वजह से विवेक अब हमारे साथ नहीं है और अब हम सिर्फ 2 ही बचे हैं। तब दीपक बोला, अगर मैं उसे उनके ऊपर धक्का नहीं देता तो आज हम तीनों वहीं मरे पड़े रह रहते, लेकिन इससे कम से कम हम 2 तो जिंदा हैं। मैंने कहा, लेकिन फिर भी यह गलत है। दीपक बोला, देखो मेरी बात सुनो, यह कोई साधारण जगह नहीं लग रहा हो ना हो। यह औरतें कोई डायने या चुड़ैल हैं और यह पूरा जंगल उनके इलाके में आता है। उन्होंने इसे अपनी शक्तियों से एक तरह के माया जाल में बांध दिया है जिससे हम बार बार यहीं घूमे जा रहे हैं और अब हम इतनी आसानी से यहां बाहर नहीं निकल सकते। यहां से निकलने का रास्ता जरूर होगा और वह हमें इतनी आसानी से दिखाई नहीं देगा। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मेरे मन में बचने की रही सही उम्मीद भी दम तोड़ने लगी थी, लेकिन मरता क्या ना करता। यह सोचकर कि जब मरेंगे तब देखी जाएगी, लेकिन उससे पहले कोशिश तो करूंगा ही, ताकि मरते समय इस बात का अफसोस ना रहे कि मैंने कोशिश नहीं की। यह सोचकर हम उस जंगल के अंधेरे में आगे बढ़ने लगे थे। अब तक हमें समझ आ चुका था कि हम वापस घूम फिर कर उन्हीं औरतों के गांवों में ही पहुंचेंगे, इसलिए हमने इस बार दूसरा रास्ता लेने की सोची। इसी के साथ ही मैं पेड़ों पर निशान भी बनाता गया ताकि हमें पता चल सके कि हम यहां से गुजरे थे या नहीं। हम दोनों को चलते चलते सुबह हो गई और इसी के साथ ही हमने दिन के उजाले में थोड़ा आराम करने का सोचा। हम दोनों ही एक घने पेड़ के नीचे लेट गए। पेड़ के नीचे लेटे लेटे मेरी नजर अचानक की पेड़ के ऊपर पड़ी। तब मैंने ध्यान दिया कि यहां पर अब तक किसी पंछी की आवाज नहीं आई और ना ही अब तक कोई छोटा मोटा जानवर दिखाई दिया। मैंने दीपक से इस बारे में बात की, लेकिन उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। फिर मैं भी इस बारे में भूलकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद दीपक बोला, हमें थोड़ी देर सो लेना चाहिए, लेकिन अगर हम दोनों एक साथ सोए तो कहीं वह औरतें हमें भी ना ले जाएं, इसलिए हम में से एक को जागना होगा। इस बात से मैं सहमत हो गया क्योंकि हम पूरी रात से चल रहे थे। फिर तभी उसने कहा कि वह पहले आराम करेगा और फिर थोड़ी देर बाद मैं आराम करूं। मैं इस पर भी राजी हो गया और फिर दीपक आराम से सो गया। इस दौरान मेरी आंखों के आगे लगातार मेरे दोस्तों का चेहरा घूम रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या गलती थी उनकी जो उन्हें इस तरह की मौत मिली, और अगर मैं यहां से बच भी गया तो उनके घर वालों को क्या जवाब दूंगा। यह सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा था कि तभी पत्तों के हिलने से मेरा ध्यान भंग हुआ। मैंने उस आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि वह आवाज उस पेड़ के ऊपर से आ रही थी। पेड़ के ऊपर उन्हीं के साथ की एक औरत हमें ही भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए घूर रही थी।
यह देखकर मैं काफी घबरा गया और फिर जल्दी से दीपक को उठाया। दीपक को परिस्थिति पता थी, इसलिए वह भी एक झटके में उठ बैठा। अब तक वो औरत पेड़ से उतरकर हमारे सामने आ खड़ी हुई। उसे अपने सामने देखकर मैं काफी घबरा गया था, लेकिन फिर अगले ही पल दीपक ने उसके पेट पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। मौके का फायदा उठाकर हम वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन अब हमें पता चल चुका था कि वह सारी औरतें इस पूरे जंगल में फैली हुई हैं और शायद हम उनसे नहीं बच सकते। दीपक ने तो फिर भी थोड़ा बहुत सोकर अपनी नींद पूरी कर थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद अब भी थी। मैं रुककर आराम करना चाहता था, लेकिन मौत के डर ने मुझे चलने पर मजबूर कर दिया था। लगभग 1 आध घंटे चलने पर हमें कुछ औरतों की आवाजें आने लगी। हम समझ गए कि हम उन औरतों के गांवों के पास ही हैं। मेरा दिल धक से बैठ गया। वह आवाज सुनकर हम वापस पीछे की ओर भागे। इन सब से दीपक काफी गुस्से में आ गया था, क्योंकि हम 2 दिन के भूखे प्यासे लगातार भाग रहे थे। हमने कभी नहीं सोचा था जान बचाने के लिए हमें इस तरह का संघर्ष भी करना पड़ सकता है। खैर, लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते थे सिवाय ऊपर वाले को कोसने के। इसलिए हम आगे बढ़ते रहे। कुछ आगे चलकर हमें दोबारा बहते पानी की आवाज आई। वह आवाज सुनकर हम समझ गए कि हम दोबारा उस नदी के पास हैं। हमें बहुत प्यास लगी थी, इसलिए हम लोग उस नदी की ओर बढ़ गए। नदी के पास पहुंचकर हमने पानी पीकर थोड़ी देर वहीं आराम करने का फैसला किया। हम दोनों आराम करते हुए आसपास की जगह देख रहे थे। उस समय मुझे याद आया कि जब हम उस लड़की के साथ गए थे तब मैंने क्विंगमिंग बढ़ना था। मैं उस चंगम को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद मुझे चंगम मिल गया और मुझे पता चल गया कि किस दिशा में जाना है। मैंने यह बात दीपक को बताई। यह सुनकर दीपक बोला, जरा इस रास्ते को ध्यान से देखो। जिस रास्ते की तुम बात कर रहे हो वह रास्ता उन औरतों के गांवों तक जाता है। दीपक की बात सच थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बात आई। हम हर बार उनसे अलग दिशा में भाग रहे हैं, इसके बावजूद हम बार बार उनके गांव पहुंच रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार यह भी करके देख लेते हैं। दीपक इस बात के लिए पहले तो राजी नहीं हुआ, लेकिन फिर मान गया, क्योंकि मैं उसके बिना ही अकेले उस रास्ते पर जाने लगा था। हमारे 3 दोस्त गायब हो चुके थे और ऐसे में हमारा साथ में रहना जरूरी था। यह सोचकर वह मेरे साथ चलने लगा। उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाने पर हमें कुछ औरतों के फुसफुसाना घबराते हुए आसपास देखने लगे, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था और वह आवाजें अब भी आ रही थीं। इन सब से मैं समझ गया था कि हम सही रास्ते पर हैं, क्योंकि बार बार सही रास्ता लेने के बावजूद हम घूम फिर कर उनके गांव पहुंच रहे थे और इस दौरान हमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। वहीं इस रास्ते पर ऐसी आवाज आ रही थी। इन सब से मैं समझ गया था कि हम सही रास्ते पर हैं, क्योंकि बार बार सही रास्ता लेने के बावजूद हम घूम फिर कर उनके गांव पहुंच रहे थे और इस दौरान हमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। वहीं इस रास्ते पर ऐसी आवाज आ रही है। ये सब सुनकर दीपक बोला, आगे उन डरावनी औरतों का गांव है, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। मैंने कहा, जब वह दिखाई देंगी तब चले जाएंगे, लेकिन अभी तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। यह सब सुनकर दीपक मुझे गंदी गालियां देने लगा। उसे लगा कि मैं यह सब सुनकर उसकी बात मान लूंगा और उसके साथ वापस पीछे चला जाऊंगा, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मैं सही रास्ते पर हूं। इसीलिए मैंने उसकी बातों को अनसुना किया। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वे आवाजें बढ़ने लगी थीं और अब तो वे आवाजें बिल्कुल पास से आने लगी थीं। ये सब सुनकर दीपक पास से काफी ज्यादा घबरा गया और मेरा गिरेबान पकड़ते हुए बोला, हमारे 3 दोस्त मारे जा चुके हैं और अब हम सिर्फ 2 बचे हैं, लेकिन लगता है कि तेरी बेवकूफी की वजह से हम दोनों मरेंगे। ये सब सुनकर अब मुझे गुस्सा आने लगा था, इसलिए मैंने उसे एक मुक्का मार दिया और कहा, ध्यान से सुन। वह आवाज एकदम पास से आ रही है, लेकिन तुझे कोई यहां दिखाई दे रहा है नहीं ना? इसका मतलब साफ है कि हम सही रास्ते पर हैं। वे औरतें शायद जादू टोना जानती हैं और उसी से उन्होंने इस रास्ते पर यह सब कर दिया है ताकि हम इस रास्ते पर ना चलें। मेरी बात सुनकर उसका भी ध्यान उस ओर गया और फिर वह भी बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगा। कुछ आगे चलकर हमने महसूस किया
कि अब वह आवाजें इतनी पास से आ रही थीं, जैसे कि कोई कान के एकदम पास आकर बोल रहा हो। हमें डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ रहे थे। कुछ आगे चलकर अचानक से वही औरतें पेड़ों के ऊपर से नीचे आने लगीं। यह सब देखकर मैं काफी घबरा गया था, लेकिन दीपक को लगा कि यह भी उनका कोई आंखों का धोखा है, इसलिए वह उनके एकदम पास आ गया। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वह उनके एकदम पास आ खड़ा हुआ था। मुझे समझ आ चुका था कि अब दीपक का बचना मुश्किल है, इसलिए मैंने अपनी जान बचाने की सोची और फिर मैं घबराते हुए पीछे मुड़ा। लेकिन मैंने पाया कि हमें चारों ओर से उन रहस्यमयी औरतों ने घेर लिया था। ठीक इसी दौरान मुझे एक तड़ाक की आवाज आई। मैं घबराते हुए पीछे मुड़ा तो पाया दीपक जमीन पर पड़ा था। यह देखकर मैं समझ चुका था कि वह आवाज इसी के गाल से आई थी। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। इतनी ही देर में वे सारी रहस्यमयी औरतें अजीबोगरीब मंत्रों का उच्चारण करते हुए हमारे पास आने लगीं। अगले ही पल दीपक उठ खड़ा हुआ और उसने वही किया जो पहले किया था। उसने मुझे उनके ऊपर धक्का दे दिया और वहां से भागने लगा, लेकिन वह उनकी पकड़ से छूट नहीं पाया और जल्दी ही पकड़ा गया। फिर उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने खुद को और दीपक को उसी झोपड़ी में पाया जिसमें हमें पहले बंद किया गया था। इस दौरान मैंने देखा कि दीपक होश में आ चुका था। मुझे पता था कि मेरी मौत तो आनी ही थी, लेकिन मुझे उससे ज्यादा इस बात का गुस्सा था कि उसने मुझे उनके ऊपर धक्का देकर मारने की कोशिश की। हालांकि मुझे इसका जवाब पता था, लेकिन मुझे गुस्सा इतना आ रहा था कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं उससे लड़ पड़ा। तब वह भी कहां कम था, वह भी मुझसे लड़ने लगा। वाद विवाद से शुरू हुआ। हमारा झगड़ा मारामारी पर पहुंच गया था। हम दोनों एक दूसरे को मारते मारते उस झोपड़ी के जर्जर दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर तक आ गए थे। बाहर वे रहस्यमय औरतें घेरा बनाकर बैठकर पता नहीं क्या कर रही थीं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते उनके पास तक आ गए थे। वे औरतें गोल घेरा बनाकर बैठी हुई थीं। उनके बीच में शायद उनकी कोई मुखिया बैठी थी। इस दौरान उसके आगे कुछ अजीब सी सामग्रियां पड़ी हुई थीं। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और लड़ते लड़ते हम दोनों उन सामग्रियों के ऊपर जा गिरे। यह सब देखकर वह औरतें, जो पहले ही काफी गुस्से में थीं और ज्यादा गुस्से में आ गईं और उन लोगों ने हम लोगों पर हमला बोल दिया। यह सब देखकर दीपक तो एक ओर हट गया, लेकिन मैं उन औरतों से पीटने लगा। इतने दिन से न खाने के कारण मेरे अंदर ताकत बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ऊपर से कितने लोग मिलकर मुझे मार रहे थे। इस वजह से मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा कि तभी अचानक वह महिला जो उस गोल घेरे में बीचों बीच बैठी हुई थी एकदम से उठ खड़ी हुई और बोली, देखो तुम दोनों, हमारी तुमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम बस अपना काम कर रहे हैं। हम हर 4 साल में एक बार 4 लोगों की बलि देते हैं और इस साल भी हमें 4 लोगों की बलि देनी है। तुम सारे लोग मिलाकर 5 लोग हो गए, लेकिन हमें सिर्फ 4 चाहिए। इसलिए अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम लोग आपस में लड़कर फैसला कर लो कि तुम में से किसको जिंदा रहना है। जो भी तुम में से आखिर तक अपने पैरों पर खड़ा रहेगा उसे हम छोड़ देंगे और दूसरे की हम बलि देंगे। यह सुनकर मैं और दीपक काफी खुश हुए, क्योंकि हमें एक आखिरी मौका मिला था। उनके कहे अनुसार अगर हम में से कोई एक जीतता तो वहां से बच निकलता, और सच कहूं तो हम दोनों ही अपना अपना जीवन बचाना चाहते थे। ऐसी दोस्ती सिर्फ फिल्मों में ही होती है कि दोस्त एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता हो, लेकिन असल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी को अपनी जान बचाने की ज्यादा पड़ी रहती है। वही हमारे साथ हो रहा था। अपनी अपनी जान बचाने के लिए हम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह दोबारा लड़ने लगे। हमारे हाथ में जो भी आता हम लोग उसे एक दूसरे को मारते, फिर भले ही वह वहां मौजूद डंडा भाला कुछ भी हो। हमें बस जीतने से मतलब था। अभी थोड़ी देर पहले जब उन औरतों ने मिलकर हमें मारा था तो उस समय दीपक तो एक और हट गया था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मारा था, जिसकी वजह से मेरी आधी ताकत तो वही खत्म हो गई थी। रही सही ताकत मेरी इतने दिन से खाना न खाने की वजह से चल गई थी। इस वजह से मैं दीपक से ज्यादा कमजोर था।
दीपक यह बात बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी वह रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह मुझे मारे जा रहा था। सच कहूं तो दीपक कॉलेज टाइम में बॉक्सर रह चुका था, जिस वजह से उसके जीतने के चांस ज्यादा भी थे। और रही बात मेरे अंदर ऐसी कोई खास खूबी नहीं थी। मुझे बस खाने पीने और पढ़ने का ही शौक रहा था। और अब मुझे लगने लगा था कि अगर मैं थोड़ा बहुत कसरत और बॉक्सिंग पर ध्यान दिया होता तो आज शायद मेरी जान बच जाती। कुछ ही देर में दीपक ने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया। अब मैं उस गोल घेरे में बीचों बीच था। तब दीपक बोला, देखो मैं जीत चुका हूं, इसलिए अब मुझे यहां से निकाल दो। यह सुनकर मैं काफी घबरा गया। मेरी आंखों के आगे मौत नाचने लगी थी। मुझे अपना अंतिम समय नजर आने लगा था, इसलिए जैसे तैसे मैं अपने शरीर की सारी ताकत को इकट्ठा कर फिर से खड़ा हुआ। यह देखकर उन महिलाओं की मुखिया बोली, मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, यह अभी भी अपने पैरों पर है। तुम दोनों को एक दूसरे को इतना मारना है कि वह दोबारा अपने पैर पर खड़ा ना हो, इसलिए दोबारा शुरू हो जाओ। मुझे उठ खड़ा देखकर दीपक को काफी गुस्सा आया। उसके मन में मौत का डर घर जो कर गया था और उसने मुझे लात मारकर गिराया और कहा, तू उठ क्यों रहा है, मर क्यों नहीं जाता? तेरी वजह से अगर मेरी जान बचाती है तो तुम मर जा। मुझे काफी गुस्सा आया, क्योंकि सिर्फ अकेला वही नहीं था जिसको जीना था, मैं भी जीना चाहता था, लेकिन मैं कुछ ना कर सका। उसने दोबारा मेरे मुंह पर एक जोरदार लात मारी और फिर मैं पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। मुझे पता नहीं उसके आगे क्या हुआ, लेकिन कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। अगले ही पल मैंने अपने आप को दीपक के मजबूत शिकंजे में पाया। उसने मेरी गर्दन दबोच ली थी और फिर उसने कहा, बता, हार मानेगा या नहीं? मेरा दम तो घुट रहा था, लेकिन मुझे पता था कि यह मुझे गला दबाकर मार नहीं सकता, क्योंकि इन औरतों को किसी की बलि चाहिए, और अगर दीपक ने मुझे मार दिया तो फिर यह औरतें दीपक की ही बलि देंगी। इसीलिए मैंने हिम्मत करके उसके आगे घुटने टेकने से मना कर दिया। इन सब से दीपक को काफी गुस्सा आया। सच कहूं तो उस समय उसके अंदर मुझे एक दरिंदा नजर आने लगा था, एक ऐसा दरिंदा जो अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान लेने के लिए तैयार था। लेकिन मैं भी कम नहीं था, इसलिए इतनी मार खाने के बावजूद मैंने हार नहीं मानी। लेकिन इसके आगे जो दीपक ने किया, उसके बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। दीपक ने लाठी उठाई और फिर मेरे पैरों पर ताबड़तड़ लाठियां बरसाना शुरू किया। उन लाठियों के वार से मैं चीख रहा था। आसपास के वातावरण में मेरी चीखें गूंज रही थीं। वह सारी औरतें सपाट भाव से यह सब देख रही थीं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। आते भी क्यों? क्योंकि यह सब उन्हीं का तो किया धरा था। खैर, मेरी टांगों का कचूंबर बनाने के बाद दीपक ने वहला फेंकी और फिर गुस्से में तेज आवाज में कहा, अब उठ। मैं उठना तो चाहता था, लेकिन मेरे पैरों की हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थीं। इस वजह से मैं वहां तड़पता रहा, लेकिन उठ नहीं पाया। यह सब देखकर दीपक के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई और वह बोला, देखो, यह अपने पैरों पर नहीं उठ पा रहा, इसका मतलब मैं जीता तो मुझे यहां से बाहर निकालो। यह सुनकर उन महिलाओं की मुखिया बोली, हां, तुम जीत गए और अब हम अपने वादे के अनुसार तुम्हें यहां से बाहर निकालेंगे। वहीं तुम्हारे इस दोस्त की बाकियों की तरह बलि दे दी जाएगी। दीपक बोला, इसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, वह आप लोग देखें, लेकिन मुझे अभी के अभी यहां से बाहर निकालो। मेरे सामने ही यह सब बातें हो रही थी। मैं वहां अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। वही दीपक अभी इन सब से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। मैं भी यहां से बच निकलना चाहता था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यह सब होना नहीं लिखा था, या फिर शायद मेरा बचना लिखा था, क्योंकि अगले ही पल वह लड़की जो हमें सबसे पहले नदी किनारे मिली थी, आगे आई और बोली, माफ करना मुखिया जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगी कि आप इसको ना छोड़कर इनको छोड़ दें। यह सुनकर मैं और दीपक तो हैरान हुए ही, लेकिन इसी के साथ ही वहां आसपास मौजूद औरत भी हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़की ऐसे क्यों बोल रही है। तभी उनमें से एक बोली, तुम होश में तो हो, यह तुम क्या बोले जा रही हो? हमने अभी इन दोनों का मुकाबला करवाया था और मुकाबले में यह शख्स जीता है, तो इसीलिए इस शख्स का यहां से जाना बनता है,
और यह शख्स मुकाबला हारा है, इसलिए इसी की बलि चढ़ाई जानी चाहिए। तुम इस शख्स की बलि नहीं चढ़ाना चाहती, लेकिन क्या हम इसका कारण जान सकते हैं? कहीं तुम्हें इससे प्रेम तो नहीं हो गया? यह सुनकर वह लड़की एकदम से बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी कुछ दिन पहले जब मैं इन लोगों को यहां लेकर आई थी, तब इन सभी लोगों की मेरे ऊपर गलत नजर थी। बस इन्हीं को छोड़कर, यहां तक कि इनको छोड़कर, ये सभी मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भी इन्होंने इनका विरोध किया था। मुझे पता है कि यह लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर मैं कोई नाय नॉर्मल लड़की होती, तब तो पता नहीं कि यह मेरा क्या हाल करते। इन्होंने उस समय जो किया वह कोई भी इंसान नहीं करता, और हमारा मतलब सिर्फ बलि से है। लेकिन हम किसी अच्छे इंसान की बलि चढ़ाकर यह काम पूरा नहीं कर सकते। अगर हमने इस इंसान को छोड़ दिया, तो इसने आज जो मेरे साथ करने की कोशिश की थी वह आगे किसी और के साथ कर सकता है। लेकिन अगर हमने इन्हें छोड़ा, तो कम से कम लड़कियां सुरक्षित तो रहेंगी। यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वही मेरा दोस्त काफी गुस्से में आ गया था और वह चीखते हुए बोला, यह क्या बकवास लगा रखी है तुम लोगों ने? मैं जीता हूं तो मुझे छोड़ो। यह सुनकर उन महिलाओं की मुखिया गुस्से में बोली, हमें क्या करना है क्या नहीं, यह हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, और हमने अपना मन बदल लिया है। अब बलि तुम्हारी चढ़ाई जाएगी और इस युवक को छोड़ दिया जाएगा। हम अपने संप्रदाय के लिए बलियां जरूर देते हैं, लेकिन हम किसी अच्छे इंसान को मारकर मानव जाति पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहते। इसलिए हम तुम्हारी बलि देकर अपना यह काम पूरा करेंगे। उसके बाद उन सभी औरतों ने मिलकर दीपक को चारों ओर से घेर लिया। वह सारी औरतें गोल घेरा बनाकर दीपक को घेर कर खड़ी हो गईं। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं उठकर वहां जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पैरों का जो हाल था, उस वजह से मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मैं जैसे तैसे करके रेंगते हुए वहां आया, और वहां आते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन रहस्यमयी औरतों ने दीपक का सिर धड़ से अलग कर दिया था, और उसके घाव से निकलते खून को उनकी महिला मुखिया चाट रही थी। यह सब देखकर मैं काफी घबरा गया था। मैंने दीपक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन ठीक इसी दौरान ही मेरे ऊपर किसी ने सफेद पाउडर छिड़क दिया, जिस वजह से मैं कुछ ही देर में वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद जैसे ही मेरी आंखें खुली, तो मैंने खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पर पाया। इस दौरान मेरे बिस्तर के पास मेरी मां कुर्सी पर बैठी हुई थी। मुझे होश में आती है। वह काफी खुश हुई। होश में आते ही पहले तो मुझे कुछ याद नहीं आया, लेकिन फिर अगले ही पल वह सारी घटनाएं मेरी आंखों के आगे नाचने लगी। मैंने सभी लोगों को वह सारी बातें बताई, लेकिन किसी को भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं था। जंगल के अंदर कोई कबीला जिसमें सिर्फ औरतें हैं और वह इंसानों की बलियां लेती हैं। लेकिन फिर भी एक सर्च टीम मेरे कहे मुताबिक उस जंगल में गई, क्योंकि मेरे दोस्त लापता थे और आखिरी बार वह मेरे साथ ही देखे गए थे, और मेरी ऐसी हालत थी तो उस वजह से उनके पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। उन लोगों ने स्थानीय लोगों की मदद से वह पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उस जंगल के अंदर सब कुछ सामान्य था, जिस वजह से सबको यही लगा कि शायद मैं पागल हो गया हूं और इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं। आज इस बात को पूरे 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मेरे दोस्तों का कोई अता पता नहीं चला। उनके घर वालों ने तो उनकी वापस आने की उम्मीद ही छोड़ दी है, और सच कहूं तो मुझे भी यही लगता है कि वह लोग वापस नहीं आने वाले, क्योंकि उन सब की तो बलियां उन रहस्यमय औरतों ने उस समय ही चढ़ा दी थी। लेकिन सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैं वहां से मरते मरते बचा, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक अच्छाई कर दी थी। तो साथियों, हमारी आज की यह स्टोरी यहीं पर पूरी होती है।